हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम। वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? क्लासिकल थ्योरी पढ़ी रमन इफेक्ट की। रमन इफेक्ट क्या होता है उसकी क्लासिकल थ्योरी पढ़ी, क्वांटम थ्योरी पढ़ी, और क्वांटम थ्योरी में ही आता है आपका वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम एंड रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम। ठीक है, देखो अब हम क्या कंसीडर करते हैं वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम में। टू वाइब्रेशन स्टेट्स कंसीडर करते हैं सेम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में, और मॉलिक्यूल सपोज करते हैं कि आपका ग्राउंड स्टेट से कहा जा रहा है हायर स्टेट में। ठीक है, और इस ड्यूरिंग ट्रांजिशन से आपका क्या मिल रहा है? वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम। इस बात का ध्यान रखना, ये दोनों वाइब्रेशनल स्टेट्स किस में बिलोंग करती है? एक ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में। ये आपने पीछे पढ़ा है भाई, पीछे एटॉमिक में, कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के अंदर क्या होती है? वाइब्रेशनल स्टेट्स होती है। वाइब्रेशनल के अंदर कौन सी होती है? आपकी रोटेशनल स्टेट्स। ठीक है, अब क्वांटम मैकेनिक्स के कंसेप्ट को यूज करके आपने क्वांटम मैकेनिक्स में निकाला होगा कि स्कैटरिंग डायपोल मोमेंट। स्कैटरिंग डायपोल मूवमेंट RNM, ये क्वांटम मैकेनिक्स में निकाल रखा आपने। ये क्या होता था भाई? साइन N स्टार P साई M D ट्राई। ठीक है, वेहर P क्या होता था? P क्या है यहाँ पे? डायपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। ये BSc में भी पढ़ा है तुमने। ठीक है भाई, देखो ये क्या है? इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। वेहर P क्या होता है? अल्फा E। वेहर अल्फा क्या होता है आपका? अल्फा पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। एंड E क्या होती थी भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंसिडेंट वेव या रेडिएशन। इंसिडेंट इंसिडेंट रेडिएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं सारी चीजें। अब देखो स्कैटरिंग डायपोल मोमेंट ये होता है। अब क्यों हम क्या पढ़ रहे हैं? वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो मॉलिक्यूल के अंदर क्या कंसीडर करेंगे? वाइब्रेशंस। तो वाइब्रेशन होंगे, तो उस केस में भी, ये पीछे भी हमने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा है BSc की बुक में, वहां पे भी अल्फा वाइब्रेशन मोशन की वजह से अल्फा चेंज होगा। ठीक है, तो वाइब्रेशन मोशन में अल्फा चेंज होगा। वाइब्रेशन मोशन में अल्फा क्या करेगा? वेरी करेगा। तो अल्फा क्या हो जाएगा इस केस में? अल्फा नोट प्लस डी अल्फा डी एक्स नोट। ठीक है, देखो ये क्या है? अल्फा में चेंज है। ये आपने वहां भी पढ़ा था क्वांटम मैकेनिक्स में भी। ये किसकी वजह से चेंज माना है हमने? आगे देखो, ये आगे भी होते हैं ये चेंज, हम इनको कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये क्या बता रहा है? ये वाइब्रेशन मोशन की वजह से चेंज अल्फा में। भाई पोलराइजेबिलिटी चेंज होगी मॉलिक्यूल की। ठीक है, इस वजह से ये चेंज हो रहा है। अब देखो, अब हमने क्या निकाला था? RNM निकाला था। ये किसकी फॉर्म में है? यहाँ पे तो है ये N और M। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? वाइब्रेशन मोशन की। तो ये अगर हम वाइब्रेशन कांस्टेंट से इनको रिप्लेस करें तो ये क्या हो जाएगा आपका? NM की जगह लिख लो V डैश V डबल डैश। ठीक है, V डैश V डबल डैश।
वी डबल डैश लोअर स्टेट बता रहा है, वी डैश अपर स्टेट। यहां भी आप डिनोट कर सकते हो, ये वी डबल डैश है, ये वी डैश। ठीक है, ये भी ट्रांजिशन से गए हैं, ये ट्रांजिशन से यहां गया है। ठीक है, देखो वी डैश वी डबल डैश, वहां भी एनएम चेंज हो जाएंगे इसके, तो ये क्या हो जाएगा आपका भाई साइन एन, एन और एम था यहाँ पे, तो एन की जगह क्या आ जाएगा वी डैश स्टार पी, साइन एम की जगह क्या आ जाएगा साइन वी डबल डैश डी एक्स, भी कोई किसी भी डायरेक्शन में फिक्स कर लो, डी एक्स, इसलिए हमने भी यहाँ भी एक्स लिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका, किसकी फॉर्म में हो जाएगा भाई, वाइब्रेशन की फॉर्म में। ठीक है, अब देखो वैल्यू पुट कर लो यहां से, तो ये क्या हो जाएगा आर वी डैश वी डबल डैश इक्वल टू साइन वी डैश स्टार पी क्या था अल्फा ई साइन वी डबल डैश डी एक्स। ठीक है, ई अब अल्फा की भी वैल्यू रख लो, तो ये क्या हो जाएगा आर वी डैश वी डबल डैश, कॉमन नहीं आएगा इनके बीच, ये स्टेट्स हैं भाई, इक्वल टू देखो ई बाहर कर रही हूं, ई अल्फा नोट ये भी बाहर, साइन स्टार वी डैश साइन वी डबल डैश डी एक्स। ठीक है भाई, प्लस अब क्या कर रही हूं सेकंड ये वाला रख रही हूं, इसमें क्या हो जाएगा वो ही ई बाहर और डी अल्फा बाई डी एक्स नोट बार। ठीक है, और अंदर क्या रहेगा आपका एक्स साइन वी डैश स्टार साइन वी डबल डैश डी एक्स। ठीक है, देखो यहाँ पे कितने इंटीग्रल्स बन गए, एक ये दो इंटीग्रल्स और, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो इसको। देखो अब ये हमने पढ़ रखे हैं, अब हम मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा था ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे हम आइगन फंक्शंस की। तो फर्स्ट इंटीग्रल जीरो कब होगा, ओनली कब जीरो होगा, जब आपका v डैश क्या हो जाए v डबल डैश के इक्वल हो जाए। ठीक है, इस केस में ये क्या हो जाएगा भाई, ये इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सी, देखो आपने पढ़ा था पीछे रेले लाइन और रमन लाइंस के बारे में। ठीक है, तो रेले लाइन रखती थी, रेले लाइन में क्या होता था भाई, जो इंसिडेंट हो रही है और जो इमिटेड हो रही है दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, सेम होती थी ना। तो ये किसके कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी इसके कोरस्पॉन्डिंग जो लाइन मिलेगी वो कौन सी होगी, आपकी रेले लाइन होगी। ठीक है, क्योंकि ये जीरो कब होगा, जब ये इक्वल हो जाए। सेकंड देखो ये कहता है ये सेकंड इंटीग्रल एक ही सिचुएशन में ये जीरो, देखो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी से ये जीरो होगा हमेशा, किसके अलावा वी डैश इक्वल टू वी डबल डैश के इक्वल। भाई इस पे ये जीरो नहीं होगा, अदरवाइज ये क्या होगा, जीरो होगा। ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है। जब भाई हमने पीछे पढ़ा था ना, एक सिचुएशन में क्या जीरो हो जाती थी, दूसरी सिचुएशन में ये 1 होती थी। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी से ये कहता है कि फर्स्ट इंटीग्रल जीरो होगा कब, इस सिचुएशन को छोड़ के। ठीक है, वी डैश इक्वल टू वी डबल डैश, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, रेले लाइन। इसका ध्यान रखना, ये जीरो होगा लेकिन कब होगा, जब इसके अलावा इस पे जीरो नहीं होगा। ठीक है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगी, रेले लाइन। देखो हमें यहाँ से भी वही रेले लाइन रमन लाइंस के बारे में बताना है। और ये कहता है ये सेकंड इंटीग्रल आपका नॉन जीरो होगा कब, ओनली व्हेन वी डैश के क्या हो जाए, वी डबल डैश प्लस माइनस 1 हो जाए। ठीक है, इस सिचुएशन में ये क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो इसके लिए सिलेक्शन रूल क्या आ गए, सिलेक्शन रूल क्या आ गया, डेल्टा v इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है भाई, ये क्या है, सिलेक्शन रूल, वो ही कंसेप्ट +1 -1। अगर हम क्या निकाले,
अगर हम वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम की बात करें और वेव नंबर, टू लाइंस के बीच वेव नंबर सेपरेशन निकालें तो वो किससे दिया जाएगा, म्यू रमन वी से, ठीक है। और ये आपने पीछे पढ़ा है, हम क्या करते हैं, अपर में से लोअर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये म्यू किसके कोरस्पोंडिंग है, रैली लाइन, प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा, जी वी प्लस माइनस 1 जी वी। आपने ये पढ़ रखा है भाई सेकेंड सेमेस्टर में, जी वी क्या होता था, वी प्लस हाफ ओमेगा, ठीक है। तो वी प्लस जी वी क्या होता है आपका, वी प्लस हाफ ओमेगा, ठीक है। एच कट ओमेगा भी होता था भाई, ठीक है, एच कट न्यू, तो ये उसकी फॉर्म में नहीं है, ओमेगा की फॉर्म में है। ये क्या, ओमेगा यहाँ पे क्या है, वाइब्रेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू रख दो, v प्लस 1 में क्या रखना है, v प्लस 1 रखना है, और ये क्या हो जाएगा 3/2, म्यू प्लस, ये रैली लाइन वाला कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, म्यू रमन v, म्यू प्लस माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा, v प्लस 3/2 ओमेगा माइनस v प्लस हाफ ओमेगा, ठीक है भाई। इसको सोल्व कर लोगे, म्यू वी रमन, ये क्या है, ये टू लाइंस के बीच वेव नंबर, ठीक है। म्यू प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा, वी ओमेगा, सोल्व कर लो इसको भी, वी ओमेगा प्लस 3/2 ओमेगा माइनस वी ओमेगा माइनस हाफ ओमेगा, और यहां से क्या आ गया, म्यू रमन वी इक्वल टू म्यू प्लस माइनस, ये कैंसिल 3/2 माइनस हाफ, यहां से क्या बच गए, वी ओनली ओमेगा, ठीक है। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, किसके कोरस्पोंडिंग है, रैले लाइन के, ये म्यू किसके कोरस्पोंडिंग है, रैले लाइन के कोरस्पोंडिंग है। वेव नंबर की टर्म्स में फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। वेव नंबर कोरस्पोंडिंग टू रैले लाइन, ठीक है। और ओमेगा क्या है, वाइब्रेशनल कांस्टेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। अब देखो, यहां से देखो क्या मिला है हमें, म्यू प्लस माइनस ओमेगा, म्यू प्लस माइनस ओमेगा, म्यू प्लस ओमेगा, म्यू माइनस ओमेगा। भाई देखो, अगर म्यू हम बीच में कंसीडर करें, अगर म्यू को हम कहा माने, बीच में माने, इसका स्पेक्ट्रम भी होगा, म्यू अगर हम कहा माने, बीच में माने, तो प्लस ओमेगा यानी हायर साइड एंटी स्टोक्स लाइन, और म्यू माइनस ओमेगा लोअर साइड क्या होंगे, स्टोक्स लाइंस, ठीक है। अब देखो वही कंसेप्ट आ गया है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था, देखो शुरू में ये ट्रांजिशन यहां से यहां होता है, तब तो क्या मिलती है हमें, स्टोक्स लाइन मिलती है, ठीक है। अब ये यहाँ तो रुकेगा नहीं, आएगा 10⁻⁸ सेकंड के बाद, और ये जब नीचे आएगा तो जो रेडिएशन एमिट्स होंगी उसके कोरस्पॉन्डिंग जो लाइन मिलेगी उसको क्या कहते हैं, एंटी स्टोक्स लाइन, ठीक है। अब देखो भाई, ये ध्यान रखना, ये हमने भेजी है पंपिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली सारी नीचे आएंगी, लेकिन अगर हम टेम्परेचर पे बात करें तो क्या होता है, लोअर में मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल कहाँ होते हैं, लोअर स्टेट में होते हैं, लेकिन कुछ टेम्परेचर पर, पीछे भी हमने बहुत सारे, देखो इसमें भी आप I2 का एग्जाम्पल सेकेंड यूनिट में पढ़ोगे, आयोडीन के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है क्या, कि इसका टेम्परेचर इतना, इसके अंदर क्या होता है, ये ऐसा आपका एटम होता है कि ऑटोमेटिक इसकी फर्स्ट स्टेट में एटम्स चले जाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर ही, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। यहाँ एक्साइटेड स्टेट होकर उसके कोरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन होगा, ठीक है। या ये मानो कि ये यहाँ से यहाँ जाए और यहाँ से अब लोअर अपर स्टेट से कहाँ आए, लोअर स्टेट में आए, ठीक है। अब देखो समझो इसको,
इसमें क्या होता है, म्यू प्लस ओमेगा म्यू, ये तो समझ में आ गया होगा। हायर साइड एंटी स्टोक्स लाइन, लोअर साइड स्टोक्स लाइन, ठीक है। अब कहता है क्या, जब लोअर स्टेट से अपर स्टेट में जाते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं भाई, नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होते हैं यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में, तो ये यहां से यहां जाएंगे, तो ये अपने आप तो जाएंगे नहीं, हमें इसको भेजना पड़ेगा। पंपिंग प्रोसेस आपने लेजर में भी पढ़ी है और एटॉमिक में भी पढ़ी है, ठीक है। बट नॉर्मल टेम्परेचर पर नंबर ऑफ एटम्स इन द हायर स्टेट इज स्मॉल, ठीक है भाई। हायर स्टेट में अगर सपोज करो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ v इक्वल टू 0 होगी, यहाँ v इक्वल टू 1 होगी, ठीक है। और यहाँ सपोज करो हायर स्टेट v इक्वल टू 2, 3, 4, ठीक है, ये है। तो यहाँ से v इक्वल टू 0, v इक्वल टू 1, अगर यहाँ से मॉलिक्यूल जाएगा, एक यहाँ से मॉलिक्यूल जाए, v इक्वल टू 1 से जाए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे, ठीक है। और इस वजह से इसके कोरस्पॉन्डिंग तो कौन सी मिलती है, स्टोक्स लाइन। और हायर स्टेट v इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे सिलेक्शन रूल क्या थे, v इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी यहाँ पे कब कहां से, जब म्यू प्लस ओमेगा है तो कहां से v इक्वल टू 1 टू v इक्वल टू 0 ट्रांजिशन हो रहे हैं, और जब म्यू माइनस ओमेगा है तो v इक्वल टू 0 टू v इक्वल टू 1 ट्रांजिशन हो रहे हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन द हायर स्टेट स्मॉल, तो इस वही सेम कंसेप्ट की हायर स्टेट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, और इस वजह से एंटी स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। एंटी स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी कम होती है। तो इस इफेक्ट से भी वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम ने भी बता दी कि एंटी स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी कम क्यों होती है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि ये यहाँ पे न्यूमेरिकल आ जाता है, इससे एंटी स्टोक्स इंटेंसिटी अपॉन स्टोक्स इंटेंसिटी इक्वल होती है E माइनस ओमेगा एस सी अपॉन के टी, ठीक है भाई। इसको डायरेक्ट याद रखना है। उसके बाद वाइब्रेशनल रमन शिफ्ट, वाइब्रेशनल रमन शिफ्ट क्या हो जाएगा, डेल्टा म्यू, यहाँ रमन और v क्या हो जाएगा, ओमेगा। ये कितना शिफ्ट हो रहा है, म्यू प्लस माइनस ओमेगा, ओमेगा ही शिफ्ट हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका वाइब्रेशनल रमन शिफ्ट, ठीक है। समझ में आ गया होगा। एक यहाँ से भी हमने क्या किस ड्रॉबैक्स को दूर कर दिया क्लासिकल थ्योरी के, कि एंटी स्टोक्स की इंटेंसिटी क्या होती है, वीक होती है कंपैरिजन टू स्टोक्स लाइंस, ठीक है भाई। ये समझ में आ गया होगा, ये कंफ्यूज नहीं होना है। ये हायर स्टेट की बात है, v इक्वल टू 1 टू 0 और ये 0 टू 1, ठीक है। तो यहाँ भाई नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होते हैं ना ग्राउंड स्टेट में, ऑलवेज ग्राउंड स्टेट में ही बिलोंग करेंगे, तो इसलिए इसके कोरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी ज्यादा होती है। ये कौन सी देता है आपको, स्टोक्स लाइन देता है। और ये क्या देता है, एंटी स्टोक लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये है आपका वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम, ठीक है भाई।